अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेकंड लेक्चर ट्रायल क्लासेस का। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे और कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हमें एसए के बारे में भी बता दें, क्योंकि स्टूडेंट जनरली पैनिक कर जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद एसए कवर नहीं हो रहा, चीज़ें रह जाएंगी, मैनेज कैसे करेंगे। तो इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं एसए राइटिंग की तरफ ले जाता हूँ, ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई एसए राइटिंग है क्या और उसको कैसे लेके चलना है। ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एसए के बारे में, राइट, एसए एक्चुअली मीन्स व्हाट आई से। ठीक है। व्हाट आई से मतलब कि मैं क्या कहता हूं। व्हाट इज माई ओपिनियन, मैं क्या कहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरी क्या राय है। ठीक है। ओपिनियन, इसको हम कह देते हैं एक और चीज, पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंड, स्टांस। ठीक है। अब देखिए कैसे, जब हम बात करते हैं एसए के बारे में, हम कोई स्टैंड रखते हैं, हम कोई स्टांस रखते हैं, राइट। अब सपोज कोई मुझे ये कहता है कि अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं कि उसे किस कंट्री के साथ अपने जो फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, किसके साथ पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करता है। एक ऑप्शन है सऊदी अरेबिया और एक ऑप्शन है ईरान। ठीक है। यानी दो ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास कि उसे सऊदी अरेबिया के साथ क्लोज रिलेशन सूट करते हैं या फिर ईरान के साथ। ठीक है। अब सपोज अगर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा क्लोज टर्म्स ज़्यादा सूट करते हैं। ठीक है। तो ये सब, ये क्या है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा स्टैंड है। ठीक है। अब जब मैं एक स्टैंड रखता हूं, ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका ओपिनियन असल में एक आउटपुट होता है। ठीक है। फिर आप कहेंगे आउटपुट कैसे। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार छुट्टियों पे जाना है, तो मुझे बताएं कि लाहौर घूमने जाऊं या कराची। मैं कहता हूं कि इन दोनों में ज़रा कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा मुझे ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है। अब आप अपना जो ओपिनियन देंगे वो दरअसल में आपका आउटपुट है। ठीक है। अब जब ये आपका आउटपुट है तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर इसका इनपुट क्या होगा। ठीक है। सपोज मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ क्लोज टर्म्स ज़्यादा सूट करते हैं या फिर ईरान के साथ, राइट। तो उसमें एक सिंपल सा पॉइंट ये है, अगर मैं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये ओपिनियन बनने के पीछे ज़रूर कोई इनपुट होगा। ठीक है। और वो इनपुट क्या हो सकता है। देखिए, वो इनपुट मेरे पास नॉलेज हो सकती है कि जिस नॉलेज की बेस पर मेरा ये ओपिनियन बना कि सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन ज़्यादा सूट करते हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पर मेरा ओपिनियन शेप अप होता है, या फिर
कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे ये बताएं कि लाहौर छुट्टियां गुजारने जाऊं या कराची, तो अगला बंदा मुझे ये कहेगा कि यार लाहौर चले जाओ, वो अच्छी जगह है। अब वो किस बेस पे कह रहा है? वो कह रहा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर। ठीक है, तो ये चीज़ में रखें कि जब कभी आपका ओपिनियन बनेगा, और ओपिनियन असल में एक आउटपुट है, तो उसके पीछे एक इनपुट ज़रूर होगा। अब वो इनपुट मैंने कहा ना, नॉलेज हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस। राइट, चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि ये किस तरह है। अब देखें, अब जब हम बात करेंगे ओपिनियन के बारे में, आउटपुट के बारे में, ये आपका वो स्टांस है कि जिस पे आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है। ठीक है, अब जब कन्विंस करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसके सामने वही चीज़ें रखेंगे जिन चीज़ों ने आपका ओपिनियन बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, अब आपका ओपिनियन कैसे बनता है, इसके लिए जो फिजिक्स वाले हैं, मैं आपको कुछ 3 टर्म्स बता देता हूं। देखें, एक होता है इंसुलेटर। ठीक है, जो चीजों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। फिर एक होता है कंडक्टर, जो फ्रीली अलाउ करेगा। ठीक है, और फिर एक होता है सेमी कंडक्टर, कि जो चीज़ों को ना ही फ्रीली अलाउ करेगा और ना ही वो उसको रोकेगा। ठीक है, इंसुलेटर बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। राइट, कंडक्टर बिल्कुल फ्री छोड़ देगा, जबकि सेमीकंडक्टर जो है ये इन बिटवीन है, ये चेक एंड बैलेंस रखेगा। फिर आप कहेंगे कि सर चेक एंड बैलेंस कैसा? देखिए, अब लाजमी बात है कि मेरा जो ओपिनियन है उसके बनने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब कहीं से मुझे नॉलेज मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं कहता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ की बेस पर अपना ओपिनियन नहीं बनाऊंगा, बस जो मेरा ओपिनियन है वो ओपिनियन है। नहीं, इस तरह भी काम नहीं चलेगा। यानी आप की नेचर जो है वो एक इंसुलेटर की नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दे। ठीक है, अच्छा, इंसुलेटर की नहीं होनी चाहिए, यानी आपका माइंड रिसेप्टिव होना चाहिए कि जो ओपनली किसी चीज को एनालाइज करके उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में आप रास्ता ब्लॉक कर देते हैं कि भाई मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मेरा ओपिनियन बस जिस तरह है उसी तरह ही होगा, बेशक अगले बंदे के पास लॉजिक होगी। अच्छा, फिर एक होता है कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर क्या है? ये फिर एक दूसरी एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम हमारे पास है इंसुलेटर, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। एक दूसरी एक्सट्रीम है जो है कंडक्टर। कंडक्टर फ्रीली अलाउ कर देगा। ठीक है, अब आपकी नेचर कंडक्टर के जैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नेचर में कंडक्टर वाला एलिमेंट होगा तो कोई भी चीज, कोई भी हवाई बात, कोई भी अनऑथेंटिक बात आपके दिमाग में जो ओपिनियन है उसको मुतासिर करेगी। ठीक है, तो अगेन, ना इंसुलेटर नेचर अच्छी है कि जिसमें आप कोई लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही कंडक्टर कि जिसमें आप बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के हवाई बातों को इजाज़त दे दें कि वो आपको ओपिनियन बनाए। नहीं, आपकी नेचर होनी चाहिए कैसे? एज ए सेमी कंडक्टर।
ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या करेगा, वो इंसुलेटर की तरह भी नहीं है कि अलाउ नहीं करेगा, वो कंडक्टर की तरह भी नहीं है कि वो फ्रीली छोड़ देगा, नहीं। सेमीकंडक्टर क्या करेगा, वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखेगा, ठीक है। यानी वो अगर अपना ओपिनियन बनने देगा तो वो ये देखेगा कि अच्छा जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ मेरा ओपिनियन बना रही है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो एक चेक एंड बैलेंस रखेगा। चेक एंड बैलेंस के बाद वो अप्रूवल देगा इस इनपुट को कि वो उसके ओपिनियन पर असर करे, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा सर ये चीज़ें फिर क्या हैं। देखिए, ये चीज़ें असल में डेवलप करेंगी आपके आर्ग्यूमेंट्स। क्या चीज़, आपके आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर आपका ओपिनियन बनेगा। फिर पॉइंट ये है कि ये आर्ग्यूमेंट्स होने कैसे चाहिए। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स में 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, रेलेवेंट, ठीक है। यानी आपके पास आर्ग्यूमेंट है, बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो आर्ग्यूमेंट्स आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर नंबर 2, आप जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑथेंटिक, ठीक है। यानी आप कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, कोई आसमानी बातें नहीं कर रहे हैं कि बस कुछ भी करके आप ये बता दें कि भाई यार मेरा ये ओपिनियन है। नहीं, एक तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो आपको ओपिनियन बनाएंगे, एक तो रेलेवेंट होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब कैसे, अब स्ट्रॉन्ग कैसे, सपोज आपके पास टाइम रिस्ट्रेंट है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे आर्ग्यूमेंट्स लिख सके, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन अवेलेबल आर्ग्यूमेंट्स में पिक एंड चूज करेंगे और आप उन आर्ग्यूमेंट्स को प्रेफरेंस देंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे। अब फिर पॉइंट ये है कि आर्ग्यूमेंट्स में ये 3 चीजें क्यों होनी चाहिए, ठीक है। अब क्यों होनी चाहिए, देखिए जरा, देखिए आप जब ऐसे लिखेंगे आपने अगले बंदे को ये बताना है कि आपका जो ओपिनियन है वो क्या है, वो जस्टिफाइड है, राइट। अब जस्टिफाइड किस हद तक, सपोज आपका ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ क्लोज टाइज सूट करते हैं, जबकि एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर के माइंड में ये है कि नहीं, ईरान के साथ क्लोज रिलेशंस सूट करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है, आपने इस चीज से नहीं डरना कि एग्जामिनर ईरान का सोच रहा है और आप सऊदी अरेबिया की तरफ चले गए तो आप फेल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आपका माइंड बना है कि भाई सऊदी अरेबिया के साथ क्लोज टर्म्स सूट करते हैं, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये चूंकि मेरा ओपिनियन बना है, इस ओपिनियन के बनने के पीछे एक प्रॉपर इनपुट है और मैं एग्जामिनर के सामने वही इनपुट रखूंगा, ठीक है, वही इनपुट रखूंगा और एग्जामिनर उन इनपुट्स को देखकर, ठीक है। अब चूंकि मैंने भी ऐसे वैसे इनपुट्स की बेस पे अपना ओपिनियन नहीं बनाया, बल्कि मैंने खुद को क्या रखा है, मैंने खुद को सेमीकंडक्टर रखा है। मैंने अगर आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए हैं तो मैंने प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखकर मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अब देखें, पॉइंट ये है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि एग्जामिनर जो है वो आपसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, ठीक है, उसके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब अगर आप
एक ऐसे बंदे का ओपिनियन चेंज करना चाहते हैं जो वेल वर्स्ड है, जो काफ़ी नॉलेजेबल है, तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, आप कहते हैं ईरान के साथ सूट करता है, लेकिन नहीं सर, मैं कहता हूँ सऊदी अरेबिया के साथ सूट करता है। फिर आप कहेंगे कि सर आप मेरे आर्ग्यूमेंट्स देख लें, मैं यकीन से कहता हूँ कि वो आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने मेरा ओपिनियन बनाया है, और आई एम वेरी मच श्योर कि वो आर्ग्यूमेंट्स आपका भी ओपिनियन बना देंगे, राइट? तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स ही अगले बंदे को कन्विंस करेंगे। मैंने कहा ना, एग्जामिनर कहते हैं ईरान, आप कहते हैं सऊदी अरेबिया, ये 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो ईरान को सूट के फेवर कर रहा है एग्जामिनर या सऊदी अरेबिया को। मेरे पास ऐसा इनपुट है, मेरे पास ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मैं अगले बंदे का ओपिनियन आसानी से चेंज कर दूंगा, ठीक है? अब जब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, सपोज आप जब किसी को किसी बात पे कायल करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं ठीक कह रहा हूं, तो आपके पास दलाइल होते हैं, ठीक है, जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। और मैंने कहा ना कि ये आर्ग्यूमेंट्स में ये 3 चीजें क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे बंदे को कन्विंस करने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे में आप उसे बताते हैं कि यार मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या कहता हूं, तो आप ये कहिए कि भाई जो मैं कहता हूं, जो मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए ये आर्ग्यूमेंट्स में ये चीजें जरूर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपकी इनपुट जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, आपका ओपिनियन जो आउटपुट है वो भी उतना ही अच्छा, ऑथेंटिक और जस्टिफिएबल होगा, राइट? तो ये आप ध्यान में रख लें। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कैसे होंगे? देखिए, उसके लिए आपको वो काम करना है जो आप नहीं करते, और वो क्या है? और वो है रीडिंग, ठीक है? यानी आप जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतने ही आपके पास आर्ग्यूमेंट्स जमा होते जाएंगे, रेलेवेंट होंगे, ऑथेंटिक होंगे और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है? तो जब ये चीजें आपके पास होंगी, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनर के पास जाएं और उसको कहें कि भाई मेरे पास कुछ है कि जिसकी बेस पर मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं, कि जिसकी बेस पर मेरा भी ओपिनियन बना है, ठीक है? नंबर 1 इनपुट आ गया, नंबर 2 ओपिनियन यानी आउटपुट, ठीक है? फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और थर्ड पॉइंट हमारा है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट इज एक्सप्रेशन, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन कैसे? देखिए, आपका जो भी ओपिनियन है, आपने उसको जस्टिफाई करना है, उसको डिफेंड करना है कि जिसके लिए आपके पास बहुत अच्छा इनपुट है, बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? अब आप एग्जामिनर को ये नहीं कहेंगे कि भी मेरे पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, मुझे पास कर दें। नहीं, एग्जामिनर कहेगा कि एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड जस्टिफाई इट विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे? एक्सप्रेस करने के लिए हम यूं चलते हैं कि ये एक्सप्रेस करने को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? फिर आप कहेंगे कि अच्छा सर ये 2 पार्ट्स फिर कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट वन इज लैंग्वेज, second one is structure. First one is language, second one is structure, ठीक है?
वज़ीरा खान, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा रीडिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, लेकिन इसको आज ज़रा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए, अब ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब हम आएंगे किस चीज़ की तरफ, सबसे पहले लैंग्वेज की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज असल में क्या है, एक सोर्स है। किस चीज का? कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है। किस चीज को कन्वे किया जाता है? मैसेज को कन्वे किया जाता है। ठीक है सनाउल्ला, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो है ये देख लेते हैं। ये चूंकि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से रिलेटेड है, तो अगर कोई स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म वाला है तो उससे एडवांस में मैं माजरत कर लेता हूँ, मेरा अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें। देखिए, जब कभी हम बात करते हैं मैसेज के बारे में, ये कम्युनिकेशन एक चेन है। ठीक है, एक बंदा है, उसके दिमाग में कोई बात है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो बात अगले बंदे तक पहुंचा दे, तो वो बंदा क्या है? सेंडर है। ठीक है, सेंडर के दिमाग में क्या चीज है? मैसेज है। ठीक है, अब मैसेज को वो भेजेगा कोडिंग करके। ठीक है, अब फिर आप कहेंगे सर कोडिंग कैसे? देखिए, अगर हम पुराने ज़माने से प्रेजेंट दौर तक आए तो मैसेज पहुंचाने की डिफरेंट कोडिंग्स थी। ठीक है, सबसे पहले तो सपोज एक सोर्स था सिंबल्स का। ठीक है, वो जैसे आजकल वो वापस दौर आ गया है इमोजीज वाला। अब अगर कोई खुश है तो वो क्या करता? वो इस तरह के सिंबल बनाकर मैसेज कन्वे कर देता कि मैं खुश हूं। ठीक है, एक सोर्स है किस चीज का? जेस्चर्स का। ठीक है, इशारों की जो जबान होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग कि जो बोल नहीं सकते वो क्या करते हैं? वो हाथ के मुख्तलिफ और चेहरे के इशारों से अगले बंदे को मैसेज कन्वे कर देते हैं, जेस्चर्स वाला। ठीक है, और फिर तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? वो वर्ड्स है। वर्ड्स के जरिए मैसेज कन्वे किया जाता है। ठीक है, अब वो अपने मैसेज की कोडिंग करेगा। कोडिंग करेगा किस शक्ल में? वर्ड्स की शक्ल में। ठीक है, उसने अपने मैसेज की कोडिंग कर दी वर्ड्स की शक्ल में और उसने भेज दिया। किसके पास भेजा? रिसीवर के पास। चले ठीक है, रिसीवर के पास चला गया, फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। नहीं, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा, अभी भी एक स्टेज है कि रिसीवर के पास जो मैसेज पहुंचा है उसने क्या उससे सक्सेसफुली डिकोडिंग उसकी कर दी है? राइट? अगर रिसीवर मैसेज की सक्सेसफुल डिकोडिंग कर देगा तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि ये सेंडर कौन है? ये वो स्टूडेंट है
जो एग्जाम में अपेयर हो रहा है, जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, और इसने मैसेज भेजना है रिसीवर के पास, और रिसीवर कौन है? ये वो एग्जामिनर है, ठीक है, जिसके पास स्टूडेंट अपना मैसेज भेजेगा। अब यहां पर इस पूरे चेन में जो सबसे मेन डिसाइसिव चीज है वो ये है, क्या चीज? वर्ड्स, ठीक है। अब वर्ड्स को मैं जरा उठाता हूं, ठीक है। वर्ड्स से रिलेटेड दो चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक चीज जिसे हम कहते हैं वर्ड्स की सिलेक्शन, दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं वर्ड्स का सीक्वेंस। एक है सिलेक्शन और एक है सीक्वेंस। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली हमारा मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी। और जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? ग्रामर, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके माइंड में बेशक जितना भी अच्छा मैसेज है, आपके माइंड में मैसेज कुछ और है, लेकिन आपकी वर्ड्स की सिलेक्शन गलत है, तो रिसीवर के पास वो मैसेज नहीं जाएगा, बल्कि कोई और मैसेज चला जाएगा। तो इसलिए सबसे डिसाइसिव रोल जो है वो किसका है? वो वर्ड्स का है, ठीक है, कि जिसमें वर्ड्स की सिलेक्शन यानी वोकैबुलरी का ख्याल रखना है, और वर्ड्स का सीक्वेंस यानी ग्रामर का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड करता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं वोकैबुलरी के बारे में, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि एक अच्छी वोकैबुलरी कैसी वोकैबुलरी होती है? आसान वोकैबुलरी को हम अच्छी वोकैबुलरी कह सकते हैं, या मुश्किल वोकैबुलरी को? ठीक है, कमेंट सेक्शन में सर जवाब दें। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए, अच्छी वोकैबुलरी से रिलेटेड डिफरेंट वो आ रहे हैं। देखिए, हम अच्छी वोकैबुलरी उसे नहीं कह सकते कि जो इजी है, हम अच्छी वोकैबुलरी उसे नहीं कह सकते जो टफ है, राइट। अच्छी वोकैबुलरी असल में कहते हैं वो वोकैबुलरी जो एप्रोप्रिएट है। जो क्या है? जो एप्रोप्रिएट है, ठीक है। यानी वो वोकैबुलरी के जो एग्जामिनर के पास, जो रिसीवर के पास वही मैसेज पहुंचाए जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब सपोज अगर आप मुश्किल वोकैबुलरी यूज करते हैं, लेकिन आपके वर्ड्स की सिलेक्शन अगले बंदे को कोई और कहानी सुना रही है और आप के मैसेज कुछ और है, तो उसको हम कभी भी अच्छी वोकैबुलरी नहीं कहेंगे। अच्छा, आप आसान वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं
और आपकी सिलेक्शन वोकेबलरी की वो रिसीवर को कुछ और ही बात पहुंचा रही है, तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, ना इजी क्राइटेरिया है अच्छी वोकेबलरी का और ना ही टफ, बल्कि क्या, एप्रोप्रिएट। वोकेबलरी ने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि मेरा मैसेज रिसीवर के पास वैसे ही पहुंचाना है जैसे मेरे दिमाग में है। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये चीज देखनी है कि ये ना हो आप कुछ और सोच रहे हैं, आपकी वर्ड्स की सिलेक्शन ठीक नहीं है और अगले बंदे के पास कुछ और पहुंच गई। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, एग्जामिनर के सामने जब आप बैठे होंगे तो किस शक्ल में बैठे होंगे, वो वर्ड्स जो आपने लिखे हैं। ठीक है, एग्जामिनर पेपर चेक करते हुए आपको नहीं बुलाएगा कि अच्छा यूं करें कि तारिक शाह आप आ जाएं और हर सेंटेंस के पीछे मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है। नहीं, वहां पर आप नहीं होंगे, लेकिन अगर आप होंगे भी तो उन वर्ड्स की शक्ल में होंगे जो आपने सेलेक्ट किए हैं, जो आपने चूज किए हैं, जिनके ऊपर आपने ये जिम्मेदारी डाली है कि वो आपका मैसेज पहुंचा दे किसके पास, रिसीवर के पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यूं कर लेते हैं। सपोज आप किसी होटल में गए, ठीक है, वहां पर आपने कढ़ाई जो है आपने वो ऑर्डर की। ठीक है, फिर आपने देखा कि आधे घंटे बाद एक बहुत ही वेल सूटेड बूटेड, ठीक है, एक वेल सूटेड वेटर एक ट्रे उठाकर आपकी टेबल की तरफ आया और उसने वो ट्रे आपकी टेबल पर रख दी। ठीक है, वारिस काकड़ ग्रामर की क्लास 1050 पे है। अच्छा, उसने रख दी। आपने जब उस ट्रे का कवर हटाया तो आपने देखा कि वहां पर दाल पड़ी हुई थी। अब आप अगले बंदे को कहेंगे, वो वेटर जो है, कि भाई मैंने तो कढ़ाई ऑर्डर किया था, आप दाल ले आए हैं। तो अगर वेटर आपको ये कहे कि सर आप देख लें कि मैं कितना सूटेड बूटेड हूं, कि मैं कितने साफ कपड़े पहने हुए हैं, मैंने शेव भी की हुई है, मैंने बाल भी कंघी किए हुए हैं, ठीक है, और टाई भी बांधी हुई है, शूज भी पहने हुए हैं, आप कहेंगे ठीक है भाईजान, ये बहुत अच्छी बात है कि आप वेल सूटेड बूटेड हैं, लेकिन आपका वेल सूटेड बूटेड होना सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है। मेरे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस मैसेज मतलब कढ़ाई। ठीक है, आप कहेंगे कि मेरे लिए प्राइमरी चीज जो है क्या है, वो मैसेज है जो पहुंचाना है। ठीक है, अब बेशक बहुत अच्छा सूटेड बूटेड बंदा कढ़ाई आपके पास लेकर आए, या फिर एक ऐसा बंदा जो कमीज शलवार में है, चप्पल पहनी हुई, वो कढ़ाई लेकर आए। आप कहें यार दोनों में से कोई ले आए, लेकिन कढ़ाई ही लाए। ठीक है, अब ये इजी जो है, ये वो वेटर है कि जिसने सादा कमीज शलवार पहनी हुई है, चप्पल पहने हुए हैं, और टफ वो वाला वेटर है कि जो वेल सूटेड बूटेड है। तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वेटर का काम जो है उससे मेरा ऑर्डर मेरे पास पहुंचाना है, दैट्स इट। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वर्ड्स की सिलेक्शन की। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूं, राइट। अब देखिए, इसको अगर हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की सिलेक्शन के बारे में, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे एक दो दोस्त नाराज हुए। अच्छा, किस बात पे? वो अपने किसी और दोस्त से नाराज हुए। तो जब पूछा कि भाई नाराज क्यों हो, उसने कहा कि यार उसने उस दिन मेरी फेसबुक के स्टेटस पे फलां कमेंट किया था। तो फिर वो दूसरा दोस्त उसको कहेगा, ओ खुदा के बंदे, वो बात मैंने इस सेंस में नहीं कही थी। ठीक है, अब इसमें सारी गलती
किसके ऊपर है? सारा कसूर किसका है? उस दोस्त का है कि जिसने कमेंट करते हुए वर्ड्स की सही सिलेक्शन नहीं की और अगले बंदे तक वो मैसेज नहीं पहुंचा जो वो पहुंचाना चाह रहा था। ठीक है, तो इसीलिए वो बेचारा कहते कि यार मैंने उस सेंस में नहीं कहा। तो देखें, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरी चेन में वर्ड्स की है, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होना चाहिए? सेंडर। क्योंकि सेंडर जो है वो अगले बंदे को देखकर, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखकर वो वर्ड्स की सिलेक्शन करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो वर्ड्स की सिलेक्शन करेगा। चलिए, ये तो हो गया, वर्ड्स में एक पार्ट तो हो गया सिलेक्शन से रिलेटेड। और दूसरा फिर हमारे पास है सीक्वेंस यानी ग्रामर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मैं इसको जरा रेसिपी से जोड़ देता हूं। ठीक है, अब रेसिपी से कैसे? सपोज एक डिश है, ठीक है, उसकी रेसिपी में आप यूं समझ लें कि ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स असल में क्या है? ये इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, अगले बंदे ने सपोज वो कहते हैं कि यार मुझे बिरयानी बना के दो, मुझे चाय बना के दो सपोज। तो अगला बंदा कहेगा कि अच्छा मुझे इतना दूध ला के दे दो, इतना चीनी ला के दे दो, इतनी पत्ती ला के दे दो, इतना पानी ला के दे दो। वो सारी चीजें पूरी कर देता है। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स यानी वर्ड्स की सिलेक्शन ही काफी नहीं है, इसमें सीक्वेंस भी उतना ही मैटर करेगा। ठीक है, अब सपोज वो ये कहेगा अच्छा अगर चाय बनानी है तो ये नहीं है कि पहले पतीली में आप पत्ती डाल दें और चूल्हा तेज कर दें, या फिर पहले चीनी डाल दें फिर चूल्हा तेज कर दें। नहीं, चाय बनाने के लिए भी आपको सीक्वेंस में चीजें पतीली में डालनी पड़ेगी। पहले क्या चीज डलेगी, फिर क्या चीज डलेगी, फिर क्या चीज डलेगी। तो एक तो इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए विच मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और दूसरा सीक्वेंस भी होना चाहिए विच मीन्स ग्रामर। कौन कौन सी चीजें डालनी है, इंग्रेडिएंट्स किस किस तरतीब में डालनी है, किस किस सीक्वेंस में डालनी है, उसको हम कह देते हैं ग्रामर। ठीक है, तो आपके एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, जो पहली चीज अभी हमने डिस्कस की वो क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज में हम आए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे एनी मैसेज, और मैसेज के लिए मैसेज यहां से जनरेट होगा। ठीक है, कोडिंग की जाएगी वर्ड्स की शक्ल में। ठीक है, वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ठीक है, तो चलिए ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब नेक्स्ट आते हैं किस चीज की तरफ? एस्से राइटिंग के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, एस्से राइटिंग के स्ट्रक्चर की तरफ। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, उससे पहले मैं ये वोकैबुलरी को थोड़ा सा और जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स होते हैं लेक्सिकल, ठीक है, जिसको हम डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं, और एक उसके मीनिंग्स होते हैं कॉन्टेक्सचुअल। देखिए, अगर आपने अपनी इंग्लिश खराब करनी है तो आप लेक्सिकल मेथड अपनाएं, यानी अल्फाज मानी के जरिए आप इंग्लिश में इंप्रूव करें, वोकैबुलरी सीखें। लेकिन अगर आपने इंग्लिश अच्छी तरह से इंप्रूव करनी है तो आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल आपको यह बताएगा कि कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में कब यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए वोकैबुलरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
आपको कंटेक्चुअल सिचुएशनल वोकेबलरी आनी चाहिए, और इसके ऊपर भी मेरा एक कंप्लीट लेक्चर होगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करनी है, वोकेबलरी को कंटेक्चुअली और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैसे सीखना है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास लैंग्वेज, जो एक्सप्रेशन का एक पार्ट था। अब आते हैं एक्सप्रेशन के सेकंड पार्ट की तरफ, और वो क्या है, और वो है स्ट्रक्चर। क्या चीज? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे सर ये स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। देखिए, स्ट्रक्चर को मैं एक नाम दे देता हूं, दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, अब डिसिप्लिन कब होता है? सपोज डिसिप्लिन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, प्लेस नंबर 1 और नंबर 2 फंक्शन। फिर आप कहेंगे कैसे? देखिए, जिस चीज को जहां पर होना चाहिए वो चीज वहां पर हो, और जिस चीज का जो फंक्शन है, जो जिम्मेदारी है, वो उसे पूरा करे। ठीक है, यानी इसमें हम सिर्फ प्लेस पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि प्लेस के साथ साथ फंक्शन भी होना चाहिए। तो आप कहेंगे कैसे? देखिए, आप एक क्लासरूम में एंटर होते हैं, राइट? तो आप देखते हैं कि स्टेज पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, उसके साइड पे एक वाइट बोर्ड है, राइट? उस बंदे के हाथ में मार्कर है, ठीक है, वो बोल रहा है, प्लस वो व्हाइट बोर्ड पर लिख भी रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि स्टेज इज द प्लेस। ठीक है, और ये सारे काम क्या हैं? फंक्शंस। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये बंदा असल में टीचर है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप अगर उस रूम में एंटर होंगे तो आप उससे पूछेंगे कि भाई आप क्या हैं, तो वो कहेगा कि भाई मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, बल्कि आप देख लें कि मैं कहां पे खड़ा हूं, स्टेज, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। और इस प्लेस और इस फंक्शन को देखकर एक बंदा आसानी से बता सकता है कि वो एक टीचर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज ये है कि किस चीज को कहां पर होना चाहिए, और उसने दूसरी चीज, और उसने क्या काम करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूं। देखिए, सपोज हम ऐसे राइटिंग में ये स्ट्रक्चर को अगर लेके चलें, तो स्ट्रक्चर में एक चीज है जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। क्या कहेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द प्लेस, इंट्रोडक्शन इज द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द essay। ठीक है, इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लेस इज द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द essay। अभी तक सिर्फ आधा काम हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्लेस हम उसको फिलहाल इंट्रोडक्शन कह रहे हैं। दूसरी चीज रहती है, और वो क्या है? फंक्शन। ठीक है,
फंक्शन, फिर हम कह देंगे कि भाई इंट्रोडक्शन का फंक्शन ये है कि एक तो वो क्या करेगा, वो लाइन ऑफ एक्शन बताएगा कि बॉडी में मैं क्या डिस्कस करने लगा हूं, ठीक है। वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आप यूं समझ लें कि ये इंट्रोडक्शन जो है ये असल में वो खाली गुब्बारा है, बलून है कि जिसमें हवा भर के क्या चीजें बनाई जाएंगी, बॉडी पैराग्राफ्स। क्या चीज, बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन को सिर्फ इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं कहेंगे कि वो पहला पैराग्राफ है, नहीं, ठीक है। ये चीज देखिए, राइट थिंग एट द राइट प्लेस, सही चीज सही जगह पर होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन सबसे शुरू में होना चाहिए, उसकी जगह यही है, और उसका काम क्या है, उसका काम ये है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अगेन किस चीज के बारे में, एसे के बारे में, एसे में हमने कहा था कि 3 पार्ट्स, ठीक है। ये तीसरा पार्ट जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, विच इज एक्चुअली एक्सप्रेशन, कि आपने कुछ रीडिंग की जिसको हम क्या कह रहे हैं, इनपुट, उस सब की बेस पर आपका एक ओपिनियन बना जिसको हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट। फिर अब आपने अपने उस ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए इनपुट वाले आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उनका इजहार करना है, और उनका इजहार आप कहाँ पे करेंगे, एक्सप्रेशन में। फिर एक्सप्रेशन में हमने कहा कि उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है लैंग्वेज और एक है स्ट्रक्चर, ठीक है। लैंग्वेज हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और फिर उसके साथ हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये चीज़ें में रखें, ये कुछ ऐसी चीज़ें। फिर देखिए, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का मतलब डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का मतलब है आपको ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जिनके बारे में आपको ये पता है कि इस वर्ड ने कब, कहाँ, किस सेंस में यूज होना है, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। तो हमारा एक कंप्लीट लेक्चर वोकैबुलरी बिल्डिंग पे भी होगा, कि जिसमें मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, मैं बुक्स भी शेयर करूंगा कि ये बुक्स हैं, इस तरह से आपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। तो ये हमारा ट्रायल क्लासेस का दूसरा लेक्चर था, ठीक है, कि जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर एसए के बारे में एंजाइटी हो रही है, थोड़ा सा टच दे दे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था हमारा एसए राइटिंग के बारे में। कल 3rd हमारा जो लेक्चर होगा ट्रायल क्लासेस का, ठीक है। आपको ज़रा ये बता दूं कि हमारी ट्रायल क्लासेस 5 दिन तक है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे है, उन 5 दिन में ट्रायल क्लासेस हैं। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तब आप फीस सबमिट करवाएं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 0333-782-1428, राइट। तो इसको ज़रा यहीं पे हम रोक देते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए एंगल से, एक नई चीज़ के बारे में इनको देखेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।